नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट संसाधन एवं विकास, ये एक चैप्टर होगा अपना, और इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर समय को और बेहतर बनाने के लिए। ये अपना प्रयास है। संसाधन एवं विकास के स्रोत स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन किसे कहते हैं? वे साधन जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करें उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन विकास में कैसे भागीदारी निभाते हैं? तो महत्वपूर्ण जो रोल है किसी भी देश के विकास में, उसमें महत्वपूर्ण योगदान संसाधनों का होता है। तो संसाधन विकास के स्रोत हैं, ये स्पष्ट करना है। तो संसाधन ही विकास के स्रोत हैं, क्योंकि मृदा, जल, खनिज संपदा, वन्य प्राणी तथा मानव जैसे जैविक और अजैविक संसाधनों के उपयोग के द्वारा ही कोई देश आर्थिक विकास कर सकता है। संसाधनों की उपलब्धता से ही अनाज का उत्पादन, जल की उपलब्धता से ही फसलों में सिंचाई, औद्योगिक खनिज की उपलब्धता से ही औद्योगिक विकास होगा, जल विद्युत पेयजल की उपलब्धता से ही संभव होगा। नेक्स्ट है कि खनिजों की उपलब्धता के कारण ही वस्तुओं का निर्माण होगा और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सकती है, विनिर्माण जैसे कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो वन्य जीव और वन संपदा के कारण अनेक पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है, विनिर्माण सफल हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और अन्य विकास में संसाधन आवश्यक हैं और संसाधन ही विकास के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधनों की उत्पत्ति एवं समाप्यता के आधार पे संसाधन उत्पन्न कैसे हुए, वो समाप्त होने वाले हैं या नहीं हैं, उसके आधार पे वर्गीकृत कीजिए। तो संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। जैव इस प्रकार के संसाधन जीवों सजीव संबंधित होते हैं, यानी इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव हैं, जंतु हैं आदि। अजैव इस प्रकार के संसाधनों में जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, मृदा और सूर्य ताप आदि। समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होंगे या उनको पुनः बनाया जा सकता है, इसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरण और एक अनवीकरण योग्य। तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न या प्रयोग के द्वारा दोबारा उपयोग में लेने योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा तथा वन्य जीव। तो ये नवीकरण योग्य संसाधन हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका निर्माण या विकास लंबे भू अंतराल के बाद या जो भौगोलिक क्रिया है उसके अंतराल के बाद होता है। तो इसका उपयोग होने के बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी वो समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते, पुनः बनाए नहीं जा सकते, तो उन्हें कहेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। और ये कौन से होते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। नेक्स्ट प्रश्न अपना, भारत में अथवा विश्व में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? नियोजन मतलब प्लानिंग। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता बढ़ती हुई जनसंख्या या संसाधनों की मात्रा में लगातार तेजी से हो रही कमी के कारण नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और संसाधनों की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो इसलिए संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि भारत हो या विश्व का कोई भी भूभाग हो, संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। प्रदेश के या देश के एक प्रदेश में संसाधनों की प्रचुरता होगी तो दूसरे प्रदेश में हो सकता है संसाधनों की कमी हो, और उसी प्रकार एक भाग में अलग प्रकार के संसाधन तो दूसरे भाग में दूसरे प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो, जैसे कहीं लोहा पाया जाता है, कहीं तांबा। देश के सभी भागों के लिए सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता के लिए संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है, जिससे सभी प्रदेशों में पाए जाने वाले
लोगों की आवश्यकताओं को संतुलित किया जा सके या उनकी आवश्यकताएं हैं वो संतुलित मात्रा के अनुसार पूरी की जा सके। समय समय पर संसाधनों का सर्वेक्षण, गुणवत्ता, मात्रा, तकनीक का ज्ञान आदि भी संसाधन के उपयोग से संबंधित विकास योजनाएं बनानी चाहिए जिससे उन संसाधनों का नियोजन संभव हो सके। संसाधनों के संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो संसाधनों को बचाने के लिए, संरक्षण मतलब बचाना, क्यों जरूरी है, संसाधन का संरक्षण क्या है, उन्हें बचाना क्यों जरूरी है। तो इसमें टिप्पणी में संसाधन किसी भी प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों के अति दोहन या अविवेकपूर्ण दोहन से संसाधन समाप्त हो सकते हैं तथा अनेक पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण है वो आवश्यक है। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने चिंता भी जाहिर की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लालच की संतुष्टि करने के लिए संसाधन नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। संसाधनों में समाप्य संशोधन जैसे खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला की मात्रा निश्चित है। यदि उनका अनियमित अति दोहन या अति उपयोग किया जाए, अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए, तो ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए समाप्त हो जाएंगे, उनको उपलब्ध नहीं होंगे। तो इन संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है, जरूरी है। नियोजित ढंग से प्रयोग करना ही संरक्षण। नियोजित ढंग से अगर संसाधनों का उपयोग करेंगे तो संरक्षण संभव है। भारत में भू निम्नीकरण के कारण उपाय लिखिए। भू निम्नीकरण यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाना भू निम्नीकरण कहलाता है। भूमि उपलब्ध होते हुए उपयोग योग्य भूमि नहीं हो, उसकी उपयोगिता में कमी आ जाए तो उसे भूमि निम्नीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भू निम्नीकरण के कारण हैं वो निम्न है। किन कारणों से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो वो पहला कारण है कि जल के कारण मृदा अपरदन हो जाए, यानी मिट्टी की ऊपरी परत बहकर चली जाए तो जल की जो मिट्टी की गुणवत्ता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। मृदा में लवणीय और क्षारीय मात्रा है वो बढ़ जाए। अति पशुचारण और वन उन्मूलन यानी पेड़ पौधे काट लिए जाएं। अनियमित खनिजों के खनन संबंधी प्रक्रिया, उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रासायनिक पदार्थ हैं उनसे युक्त पानी को अगर भूमि पे छोड़ दिया जाए तो वहाँ की भूमि है वो अपनी गुणवत्ता खो देती है, वो अपनी उपजाऊपन खो देती है। भू निम्नीकरण के उपाय कैसे करें कि भूमि पुनः उपजाऊ हो जाए, या भू निम्नीकरण को दूर करने के लिए उपाय। तो इसके लिए हमें सबसे अधिक यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे और वन उन्मूलन को रोकना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए और वन उन्मूलन को रोकना चाहिए। मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर भी इसको हम दूर कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को। रासायनिक जो उर्वरक है, खाद है, वो न डालकर उसके स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करें तो भी भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। जल और वायु द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को कम करके भी भूमि की गुणवत्ता या मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मानव विकास के लिए संसाधन आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। संसाधन के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याओं को स्पष्ट करें। तो मानव विकास के लिए संसाधन अति आवश्यक हैं, क्योंकि मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। संसाधन प्रकृति की देन है, मानव स्वयं भी जैव संसाधन है। मानव द्वारा पृथ्वी और प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे कि भूमि का उपयोग है, कृषि के लिए जल का उपयोग है, सिंचाई और जल विद्युत पीने के लिए, खनिजों का उपयोग जैसे वस्तु बनाने के लिए किया जाता है और उसके उपयोग से होने
उपयोग से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन है वो मानव आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो संसाधन हैं वो मानव आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उनके अत्यधिक दोहन से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर और गरीब के बीच बंट गया है। कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा हैं तो कुछ लोगों के पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, तो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है या ओजोन परत क्षरण हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रही है, वायुमंडल का तापन है, वैश्विक समस्याएं बढ़ रही हैं। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, इसकी संभावना कम हो रही है, यानी इसकी कमी होना भी एक गंभीर समस्या पैदा करती है। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय और मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, पहले ये देखेंगे। जल या वायु द्वारा मृदा का बहाव या मिट्टी का बहाव हो जाता है, कटान हो जाता है, तो उसे कहते हैं मृदा अपरदन, यानी मिट्टी अपनी जगह से हट जाती है। पृथ्वी पर मृदा अपरदन और मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय और मृदा संरक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर या वृक्षारोपण करके वन उन्मूलन को रोककर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मरुस्थलीकरण या अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करके भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मरुस्थलीय भागों में पेड़ों को कतार के रूप में लगाकर पवन द्वारा यानी हवा द्वारा जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और बड़े बड़े जो धोरे हैं, टिब्बे हैं, वो बन जाते हैं। मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है, तो उसको भी पेड़ लगाकर एक कतार में रोका जा सकता है। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के उपाय लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण हम ऊपर देख चुके। भूमि का उपलब्ध होते हुए उसका उपयोग या काम में नहीं आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि की उपजाऊपन या उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाए तो वो भी भूमि निम्नीकरण है। मानव जनित जैसे उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, मृदा लवणीय तथा क्षारीय होना, जल आक्रांता। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय में जब हम देखें तो वो होंगे भूमि पर अत्यधिक मात्रा में वन रोपण करके, बड़े स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, पशुओं के लिए चारागाह का उचित प्रबंधन करके, नियंत्रित पशुचारण करके, मरुस्थलीकरण या रेतीले भागों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, खनन कार्य नियंत्रित तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाए। उद्योगों द्वारा निष्कासित जल उचित, उद्योगों से जो निष्कासित जल होता है, निकलने वाला जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसको उचित परिष्करण द्वारा ही छोड़ा जाए, सीधा नहीं छोड़ा जाए, ताकि भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी ना आए, भूमि का उपजाऊपन है वो खत्म ना हो। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें किए। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वन एवं वन्य जीव संसाधन।